आज के इस समापन सत्र के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिव्या माथुर जी और मंच और सभागार में उपस्थित मित्रों, आज ये त्रिदिवसीय जो आयोजन कृष्णा सोपती जी के निमित्त था उसका यह समापन सत्र है और विगत 3 दिनों में कृष्णा सोपती के ही नहीं बल्कि भारतीय स्त्री लेखन के विविध आयामों पर यहाँ पर चर्चा हुई। मैं समझता हूँ कि उचित ही है कि कृष्णा सोपती को केंद्र में रख कर के समूचे भारतीय स्त्री लेखन की पड़ताल की जाए और उसकी नई दिशाएं भी इंगित की जाएं। मित्रों, मेरे ऊपर समय का बहुत दबाव है और आशीष जी ने जैसा कहा था कि 4:50 पर मुझे छोड़ देना है तो 4:46 हो चुका है, तो जाहिर है कि 4:50 4 मिनट का वक्त उनके अनुसार है और मैं उसको 10 मिनट और जोड़ लेता हूँ, 14 मिनट। तो कुल 14 मिनट में मुझे अपनी बात कहनी है। और तो सबसे पहला तो मैं यही कि कृष्णा सोपती के बारे में विचार करते हुए मुझे लगता है कि जो कृष्णा सोपती जी की जो पृष्ठभूमि थी और उस पृष्ठभूमि से आकर के उन्होंने जिस तरह स्त्री को केंद्र में रख करके या स्त्री को केंद्र में रख करके पुरुष सत्ता को प्रश्नांकित किया, उस पर थोड़ा विचार नए ढंग से किया जाना चाहिए। वो नया ढंग क्या है? वो नया ढंग है कि वो सामंती पृष्ठभूमि की थी, वो अभिजात पृष्ठभूमि की थी। तो अभिजात पृष्ठभूमि से और सामंती पृष्ठभूमि से आई हुई कृष्णा सोपती स्त्री के बारे में आखिर ये नजरिया क्यों रखती है? तो जाहिर है स्त्री के बारे में उनका ये नजरिया, यानी कि वो स्त्री को भारत की जो एक वर्णाश्रमी और जो सामंतवादी व्यवस्था है, उस वर्णाश्रमी सामंती व्यवस्था के हाशिए पर समझते स्त्री को समझती हैं। और इस संदर्भ में मुझे डॉक्टर लोहिया का वो कथन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्त्री पंचम वर्ण होती है। और स्त्री को जब पंचम वर्ण कहा था तो वर्ण और जाति और वर्ग, इन सारी चीजों को जो है एक पीछे छोड़ते हुए उन्होंने एक भारतीय समाज में स्त्री की जो स्थिति है उस स्त्री की स्थिति को रेखांकित किया था। डॉक्टर लोहिया का यह भी कहना था कि स्त्री का आदर्श द्रौपदी होना चाहिए। वो द्रौपदी को स्त्री का आदर्श कहते थे और उनका कथन था कि भारतीय नारी द्रौपदी जैसी हो जिसने कि कभी भी किसी पुरुष से दिमागी हार नहीं खाई। नारी को गठरी के समान नहीं बनाना है, परंतु नारी इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बनाकर अपने साथ ले चले। जब मैं कृष्णा सोपती के लेखन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया का ये कथन कृष्णा सोपती के लेखन पर और उनके स्त्री पात्रों पर पूरी तरह लागू होता है। मुझे नहीं पता कि कृष्णा सोपती डॉक्टर लोहिया के इस कथन से वाकिफ थी या नहीं, लेकिन कृष्णा सोपती एक लेखक के रूप में जो लेख की गरिमा, स्वाभिमान, सृजनशीलता के जो उन्होंने कीर्तिमान बनाए, मैं समझता हूं वो विरल थे। और स्वयं को यानी कि नारीवादी स्त्री को केंद्र में रख करके लेखन किया, लेकिन स्वयं को नारीवादी लेखिका नहीं मानती थी। और नारीवादी लेखिका न मानने के पीछे उनका ये था कि भाई पुरुष और स्त्री को 2 कोटियों में बांटने के बजाय एक समान एक स्तर पर उसको मानना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसकी वो स्थिति होती है। तो इस स्थिति को जो जिसे साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने एक चाहे सत्ता का एक प्रतिपक्ष रचा। वो सत्ता का प्रतिपक्ष पुरुष सत्ता, सामंती सत्ता, राजनीतिक सत्ता, उस सत्ता का प्रतिपक्ष रचते हुए उन्होंने एक अपने स्त्री पात्रों की रचना की। और अभी मैंने अभिजात पृष्ठभूमि की चर्चा की, तो यह भी एक विडंबना है कि जो अभिजात पृष्ठभूमि के लेखक थे उनमें कई उनके मित्र थे, निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद्य,
लेकिन वो निर्मल वर्मा या कृष्णबलदेव वैद या यहाँ तक कि अज्ञेय के बारे में भी उन्होंने क्या कहा। देखिए, निर्मल वर्मा के बारे में कृष्णा सोपती का एक कथन है कि हमारे दोस्त यहाँ से पहचाना जा सकता है कि किस तरह से कृष्णा सोपती की राह जो है, जो आभिजात लेखक थे उनसे अलग होती है। यानी कृष्णा सोपती आभिजात पृष्ठभूमि से आने के बावजूद अभिजातवादी नहीं थी। तो निर्मल वर्मा के बारे में कृष्णा सोपती ने लिखा, हमारे दोस्त शाम भले कंसर्ट पर जाओ, बीथोवन सुनो, रविशंकर, अली अकबर खान, मगर जो तुम्हारी गली में थूथनी उठाए सुअर घूम रहे हैं उन्हें भी तो देखो, कुछ गौर करो, तुम्हारी लाजवाब कलम से कोई यथार्थ तो उभरे, कोई एक यथार्थ जिंदगी से जिंदगी तक जुड़ा हुआ। तो यह जो यथार्थ की चाहत जो कृष्णा सोपती की है, वो उनको एक बृहत्तर समाज के साथ जोड़ती है। यही नहीं, वो उनके उपन्यास का नाम जिंदगी नामा था। जिंदगी नामा एक विराट फलक पर पंजाब के पृष्ठभूमि में लिखा हुआ है और ये बिल्कुल सही है। और मैंने तो सुना नहीं, अभी किसी ने चर्चा इस बात की थी कि डॉक्टर उदेश प्रधान ने कहा कि उन्होंने पंजाब को जो है यानी कि हिंदी साहित्य का विस्तार में एक नया भूगोल जोड़ा। ये सच है कि पंजाब को जो पंजाब की बोली, बानी, संस्कृति, वहां का रहन सहन और जो एक 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर का जो यथार्थ है, उन्होंने उसकी प्रकारांतर से उसकी राजनीति के भी कुछ संकेत हैं, कुछ चीजों की है। और वो एक सामंतवादी यानी जो शाह परिवार है वो सामंती परिवार, लेकिन उस सामंती परिवार के बरक्स जो कुछ दमन या विरोध के जो स्वर है, वो स्वर भी उपन्यास में सुनाई पड़ते हैं। यद्यपि ये शिकायत भी जिंदगी नामा को लेकर के दर्ज की गई है कि ये जो स्वर है, यानी कि जो सामंतवाद के विरोध में स्वर हैं, जो विरोध के स्वर हैं, जो प्रतिपक्ष के स्वर हैं, ये आवाजें कोई एक दिशा नहीं प्राप्त कर पाते। तो यहाँ एक सवाल इस बात का है कि अगर भारतीय समाज में उस दौर में, उस समय में सामंती समाज की जो स्थिति थी और जो उसमें जो प्रतिरोध के जो स्वर थे, वो प्रतिरोध के स्वर अगर एक दिशा नहीं प्राप्त कर पाते, क्या समाज की वो स्थिति ऐसी थी? अगर नहीं थी तो कृष्णा सोपती ने उन चीजों पर वो बातें थोपी नहीं। अब बहुत चर्चा इस बात की होती है कृष्णा सोपती के स्त्री पात्रों की। मित्रों मर्जानी की बार बार चर्चा हुई। मित्रों मर्जानी बहस के केंद्र में क्यों है? बहस के केंद्र में ये इसलिए है कि मित्रों मर्जानी के माध्यम से, उस स्त्री पात्र के माध्यम से उन्होंने पितृसत्ता को तो प्रश्नांकित किया ही किया, परिवार की व्यवस्था को प्रश्नांकित तो किया ही किया, लेकिन एक नया, एक जिसे कहा जाए कि एक नया घोषणा पत्र, स्त्री के लिए एक नया अधिकार पत्र पेश किया। वो नया घोषणा पत्र या वो नया अधिकार पत्र स्त्री पुरुष की समानता का था। और वो समानता जो है यौनिकता, यानी कि स्त्री यौनिकता, जिस पर सबसे ज्यादा पहरा है, जिस पर सबसे ज्यादा कैद है, जिस पर कि पितृसत्ता बहुत सी नकेल लगाती है, उन्होंने वहीं से उसे समस्याग्रस्त करके किया, वहीं से उसे प्रश्नांकित किया। तो कृष्णा सोपती द्वारा स्त्री यौनिकता के माध्यम से पुरुष सत्ता का, पितृसत्ता का प्रश्नांकन महज पितृसत्ता के समानांतर स्त्री सत्ता की निर्मित नहीं है, बल्कि वो स्त्री और पुरुष को समान स्तर पर लाने की चाहत है। अभी जिस अंत की बात हुई, वेद प्रकाश जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत किया, यानी कि जो अंत की बात है कि क्या मित्रों मर्जानी उसी परिवार में वापस लौटती है, लेकिन उस परिवार में वापसी के पूर्व जो एक पूरा, यानी कि जो संयुक्त परिवार है जिसमें 3 बहुएं हैं, उन 3 बहुओं में जो एक मझली बहू यानी जो मित्रों है, सुमित्रा है, वो मित्रों और मित्रों अपनी दैहिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्त करके वो यह प्रश्नांकन करती है कि पुरुष अगर यही अपनी दैहिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्त करता है, यही चाहत व्यक्त करता है, तो उसे स्वाभाविक माना जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन स्त्री अगर अपनी इसी चाहत को व्यक्त करे तो वो उल्टा भी मानी जाएगी, वो समाज विरोधी भी मानी जाएगी, वो परिवार विरोधी भी मानी जाएगी। तो जहां सबसे ज्यादा कैद है कृष्णा सोपती ने, वहीं से उसका प्रश्नांकन किया। तो मैं समझता हूं कि 1967 यानी कि इतने पहले, जबकि हिंदी कथा लेखन में स्त्री विमर्श की आमद नहीं थी, नारीवाद की उपस्थित नहीं थी, उस समय कृष्णा सोपती ने
एक स्त्री को केंद्र में रख करके, नारी को केंद्र में रख करके, यानी कि भारतीय जनतंत्र जो कि जनतांत्रिक यानी राजनीतिक रूप से जनतांत्रिक हो चुका था, उस भारतीय जनतंत्र में जो सामंतवाद के जो तत्व थे, जो कायम थे, उसको साहित्य के माध्यम से जनतांत्रिकता प्रदान करने का काम जो है कृष्णा सोपती ने किया। और तो ये जो मित्रों मरजानी है, मैं समझता हूं कि मित्रों मरजानी जो है एक स्टॉक कैरेक्टर नहीं है। उसके माध्यम से भारतीय समाज की जो एक संरचना है, जो पितृसत्तात्मक संरचना है, उस पितृसत्तात्मक संरचना का प्रश्नांकन है और भारतीय समाज के बारे में एक सवाल है। और जो वापसी है, वो परिवार में वापसी यानी पति के पास वापसी, सीधी सी बात है कि जो उसकी माँ है, जो बालो है, बालो जिस तरह के अपने आखिर के दौर का जिस तरह का जीवन जी रही है, जिस तरह का एकांतिक या भयावह जीवन है, वो भयावह जीवन जो है वो उसका चाहत नहीं है मित्रों की। मित्रों, परिवार के अंदर समानता, दैहिक समानता, यौनिक समानता, स्त्री पुरुष की समानता, स्त्री पुरुष की समानता का एक विमर्श रचती है। कृष्णा जी ने उसके माध्यम से वो विमर्श रचा है। वो जिस यानी कि स्पष्ट शब्दों में अपनी चाहत व्यक्त करती है, वो एक इस बात की है कि स्त्री देह है तो उसकी देह की चाहत भी है, उसपे अगर कैद है, अगर उसका दमन किया जा रहा है, अगर उस पर रोक लगाई जा रही है, तो एक परिवार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले एक जजमेंट आया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। उस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आप के फैसले को देखें कि उस फैसले में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जघन्य तरीके से एक दैहिक संपर्क स्थापित किया और उस दैहिक और उसकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ का जो निर्णय है हाई कोर्ट का, वो ये कहता है कि विवाह की संस्था में, विवाह के बीच में पुरुष स्त्री के साथ कैसा भी व्यवहार करे, कैसा भी बर्ताव करे, किसी भी तरह से दैहिक संपर्क करे, उस पर जो है किसी भी तरह का एक अभियोग जो है नहीं चलाया जा सकता। तो सवाल यह है कि आज जनतंत्र में और एक सारी न्याय व्यवस्था में अगर जो है पुरुष सत्ता को, पितृसत्ता को, यह एक मान्यता, जिसे कानूनी मान्यता एक कोर्ट द्वारा प्रदान की जाती है, जो एक साहित्य के माध्यम से कृष्णा जी ने इसे प्रश्नांकित किया। उनके जो दूसरे, यानी कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई कृष्णा सोपती जो है मर्दवादी मुहावरे को अपनाती है। वो मर्दवादी मुहावरा नहीं है। अगर वो मर्दों वाली गालियां देती हैं, मर्दों वाली गालियां उनके पात्र या उनके स्त्री पात्र या उनके के मुंह से आता है, तो मैं उसे मर्दवादी मुहावरा नहीं कहता हूं, मैं उसे वयस्क मुहावरा कहता हूं। यानी कि जो समाज पुरुष की जिन बातों को स्वीकारता है, स्त्री की उन्हीं बातों को क्यों नहीं स्वीकारता? तो स्त्री एक कंस्ट्रक्ट है, स्त्री को रचा गया है। सीमांत बुआ ने कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री रची जाती है। तो जो स्त्री जिस तरह से रची गई है, स्त्री के रचने को कृष्णा सोपती प्रश्नांकित करती। इसीलिए कृष्णा सोपती की कोई पूर्व परंपरा, यानी कि हम तलाशें कि क्या कृष्णा सोपती की कोई पूर्व परंपरा थी, तो मुझे लगता है कि उनकी पूर्व परंपरा में मुझे इसमें चुगताई याद आती है, लिहाफ याद आती है, अंगारे संग्रह की कहानियां याद आती हैं, तो रशीद जहां याद आती हैं। तो एक रशीद जहां और ये और उनके जो एक अपने समय के, उनके साथ के जो लेखक थे, चाहे कुर्तुल हैदर हो या महाश्वेता देवी हो, एक दूसरे फलक पर उन्होंने समाज को प्रश्नांकित किया, तंत्र को प्रश्नांकित किया, राजनीति के एक नए स्वर उठाए। लेकिन कृष्णा सोपती की कोई पूर्व परंपरा हिंदी में कम से कम नहीं थी। उन्होंने अपनी परंपरा का, अपने मुहावरे को स्वयं निर्मित किया, स्वयं तलाश किया। लेकिन कृष्णा सोपती ने जिस परंपरा का, जिस तरह का लेखन किया, उसकी परंपरा आगे बढ़ी। और अगर आप देखें तो क्या चाक की सारंग एक पात्र के रूप में हो सकती थी अगर जो है कृष्णा सोपती का लेखन उसके पहले न होता? या गीतांजलि श्री के जो माँ और बेटी का जो एक के संबंधों पर आधारित उनका उपन्यास है,
वो उपन्यास में आपको छाया छवि दिखाई पड़ती है। एक तो एक बड़ा यानी कि स्त्री की कोख की समस्या हो, चाहे नासिरा शर्मा की ठीकरे की मंगनी हो या आमा ही उपन्यास हो, इस तरह के जो उपन्यास हैं, इन उपन्यासों में स्त्री प्रश्न जो उठाए गए हैं, इन स्त्री प्रश्नों की पूर्व परंपरा हमें जो है कहीं न कहीं जो है एक कृष्णा सोबती के लेखन में दिखाई पड़ती है। और उनकी भाषा और उनका जो एक जिसे कहा जाए कि एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल का एक यानी कि जब ऐसे अवसर आए, ऐसे अवसरों पर उन्होंने जो हस्तक्षेपकारी भूमिका का निर्वाह किया। यानी देखिए कि वर्ष 2010 में उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार अस्वीकार किया था। उसके बाद के दौर में यानी कि उन्होंने विभाजन की त्रासदी सुनी और देखी थी। वो पाकिस्तान का जो गुजरात का हिस्सा था वहां जन्मी थी। बाद में उनका आया कि पाकिस्तान गुजरात पाकिस्तान से लेकर के गुजरात हिंदुस्तान तक का जो उनका बात का संस्मरणात्मक वो चीज है, उसमें विभाजन के कुछ दृश्य ऐसे हैं कि आपको झूठा सच याद आता है। तो एक व्यापक फलक पर उन्होंने जीवन को एक बड़े स्तर पर देखा था और स्त्री के माध्यम से समानता का, समता का और एक ऐसे समाज की निर्मित का आख्यान रचा, एक ऐसे समाज की निर्मित की प्रस्तावना की जो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में एक अगर जनतंत्र को जनतांत्रिक बनाना है या इस समाज को या इसमें जो शोषण है, चाहे पितृ सत्ता के नाम पर हो, चाहे पुरुष सत्ता के नाम पर हो, चाहे धार्मिक सत्ता के नाम पर हो, वो बहुत परेशान थी। यानी कि विगत कुछ वर्षों में को लेकर के प्रतिरोध के स्वर जहां भी उठे तो हम लोगों ने देखा कि कृष्णा सोबती व्हील चेयर पर वहां पर मौजूद है। तो चाहे सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे विभाजन से उपजी जो एक दरार हो, या नायास नहीं है कि जिंदगी नामा में जो चाहे हिंदू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मुसलमान हो, वो ईश्वर को रब कहते हैं, तीनों रब कहते हैं। तो एक मिली जुली जो एक संस्कृत थी, मिली जुली संस्कृत किस तरह से विदीर्ण हुई है, इसका आख्यान कृष्णा सोबती ने रचा। तो कृष्णा सोबती जिस तरह के समाज का, जिस तरह के उसकी निर्मित का आख्यान रचती हैं और स्त्री के माध्यम से रचती हैं, मैं समझता हूं कि वो यानी कि जो पश्चिम के जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थे, चाहे केट मिलेट हो, जर्मन ग्रियर हो, ये सब सारे लोग हैं। बाद के दौर में इन्होंने क्या लिखा, बाद के दौर में एक प्रत्यावर्तन है, ये वापस यानी कि जो अमेरिका का जो नारीवादी आंदोलन था, जो पश्चिम का जो नारीवादी आंदोलन था, उसने वापसी की। कृष्णा सोबती को किसी वापसी की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्णा सोबती के लेखन में स्त्री यत्ता, स्त्री की चाहत यह भी मौजूद है और परिवार को एक जिसे कहा जाए कि परिवार को समता स्वतंत्रता के मूल्यों के साथ एक निर्मित करने की एक चाहत है। तो यह समझना कि जो कृष्णा सोबती मित्रों मारजानी में या समय सरगम या उनका जो दिलो दानिश है, दिलो दानिश में भी जो है जो वकील कृपाशंकर है, दो परिवार रखते हैं, एक जिसे कहा रक्षिता है महक और दूसरी उनकी पत्नी है। तो उस रक्षिता को वो अधिकार नहीं देते हैं, लेकिन अंत में वो रक्षिता तंग करके खड़ी हो जाती है और अपने गहने की वापसी की मांग करती है। तो एक जिसे कहा जाए कि एक जो दमनकारी चरित्र है जो समाज में है, उन दमनकारी चरित्रों के बीच से व्यक्तित्व संपन्न चरित्रों की निर्मित जो है कृष्णा सोबती ने की। मित्रों, समय का बहुत दबाव है और अच्छा, तो अब जिस तरह की स्थितियां हैं और उसमें जब हम कृष्णा सोबती की बात करते हैं तो कृष्णा सोबती की बात करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि कृष्णा सोबती जो है एक अलग थलग नारीवाद या नारीत्व की निर्मित नहीं कर रही थी। और कृष्णा सोबती जब कृष्णा सोबती इसीलिए अपने कहते हैं कि मैं कोई नारीवादी लेखिका नहीं हूं, मैं एक लेखिका हूं। तो एक लेखिका के रूप में वो वहां से जहां की यानी कि सोचा नहीं जाता कि कोई स्त्री जो है लेखन करे, अपने को स्त्रीवादी होने से इनकार करे। स्त्रीवादी होने से इनकार के पीछे जो उनका जो उनका तर्क है, उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष में एक लैंगिक भेद है। उस लैंगिक भेद को एक सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में हम क्यों स्वीकार करें, हम उसको सामाजिक संरचना के रूप में
हम इसको नहीं स्वीकार करते। तो यह करते हुए मैं समझता हूं कि कृष्णा सुप्ती ने एक हिंदी के लेखन को और एक जिसे कहा जाए कि समूचे अगर भारतीय लेखन को भी माना जाए, उस भारतीय लेखन में भी एक अपनी अलग पहचान बनाई है। आज उनके शताब्दी वर्ष में जाहिर है कि उनकी चर्चा करते हुए कई नई दिशाएं खुलेगी, कई उनकी सीमाएं भी उचित लक्षित की जानी चाहिए। लेकिन एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कि सवाल यह है कि कृष्णा सोपती ने कहां से शुरुआत की, यानी कि एक अभिजात वर्ग की होते हुए उन्होंने अभिजात वर्ग का क्रिटिक रखा। और अगर जिंदगी नामा में सा परिवार या सामंतिक पृष्ठभूमि है तो क्या उसमें जो है प्रच्छन्न रूप से या प्रकारांतर रूप से क्या सामंतवाद का क्रिटिक नहीं मौजूद है? दूसरा, जो अय लड़की की चर्चा की जाती है माँ और बेटे के बीच में, हम ये क्यों, कि सवाल ये है कि कृष्णा सुप्ती को कभी हम माँ के रूप में देख लें, कभी हम बेटी के रूप में देख लें। जो समाज की स्थितियां हैं उन दोनों पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, दोनों पात्रों के माध्यम से। तो एक पाठक यह चाहत कि हम जो है एक आप कथात्मक बिंदु तलाशने लगते हैं कि यहाँ पर कृष्णा सोपती है, यहाँ पर जो है कृष्णा सोपती की माँ है। एक संपूर्णता में वहां भी वो मातृत्व की बात करती है। तो मैं समझता हूं कि क्या समूचा नारीवाद, चाहे पश्चिम का नारीवाद हो या तो एक पूरी तरह से परिवार को नकार करके यानी पुरुष सत्ता का नकार तो एक विषय बनना चाहिए। कृष्णा सोपती उसको बनाती भी है, लेकिन पुरुष सत्ता का नकार, परिवार का नकार, परिवार एक शोषण की एक व्यवस्था संस्कृति पितृसत्ता के कारण है। उस पितृसत्ता का क्रिटिक रचते हुए, पुरुष सत्ता का क्रिटिक रचते हुए परिवार का जो एक जनतांत्रिक ढांचा है, उस परिवार के जनतांत्रिक ढांचे की चाहत जो है कृष्णा सोपती निर्मित करती है। मैं समझता हूं कृष्णा सोपती के समझने के सूत्र कुछ इन बातों में है। बातें कुछ और भी मुझे कहनी थी, लेकिन मैं लगातार जो हूं समय के दबाव में हूं। धन्यवाद मित्रों।